जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सबका अल्टीमेट आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो हमारे विद्यार्थियों द्वारा यूट्यूब पर सबसे अधिक सर्च किए जाते हैं। दोस्तों, वह विषय है भारत का मानचित्र। लेकिन मैं बता दूं कि अगला हमारा कड़ी वर्ल्ड के मानचित्र को बताने के लिए होगा। दोस्तों, आप इस फिगर से यह समझ पा रहे होंगे कि भारत को समझाना और भारत को बताना कोई छोटी मोटी विषय नहीं है। हालांकि शुरुआती दौर में मैं भारत के सिर्फ ऐसे मैप को बताने का प्रयास करूंगा जिससे सामान्य तौर पर आप भारत के बारे में अधिकतम गहराई से जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद की प्रक्रिया जो है वह भारत की सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को बताने के लिए होगी, भारत के ऐतिहासिक सभ्यता को बताने के लिए होगी, भारत के मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, अखंड भारत को बताने के लिए होगी। दोस्तों, भारत की विविधता, भारत की अनेकता में एकता, भारत की गौरवशाली जो पारिवारिक सिस्टम है, भारत की गौरवशाली जो मानवीय सिस्टम है, भारत का गौरवशाली जो नैतिक विचार है, भले ही हम हजारों वर्षों तक गुलाम रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इस भारत की संस्कृति और सभ्यता को कोई भी शासक मिटा नहीं सका। लेकिन दोस्तों, हमारा भारत निश्चित तौर पर एक अखंड भारत के बजाय एक ऐसे भारत तक पहुंच आया है जिसकी कल्पना शायद 500 वर्ष पहले किसी ने नहीं किया था। दोस्तों, वो बृहद भारत जो अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक विस्तृत था, आज जिस भारत के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं वह भारत आज की राजनीतिक मैप पर आधारित भारत सरकार द्वारा एथेंटिक रूप से जारी मैप होगा और उसी मैप को आप भारत के मानचित्र के तौर पर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरुआत में मैं बता दूं, यह जो वर्ल्ड का मैप दिख रहा है दोस्तों, इस वर्ल्ड के मैप को सिर्फ बताने के पीछे मेरा मकसद ये है इस वर्ल्ड के मैप में भारत स्थित कहाँ है। तो मैं बता दूं, ये भारत की स्थिति है जो आप देखेंगे। इस भारत के बारे में जब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं तो उसके संदर्भ में कुछ बातों का अध्ययन आपको मैं करा दूं, और वह बात आपकी मूल रूप से इस पर आधारित होगी कि आप भारत के बारे में, भारत को तो देख पाते हैं लेकिन ये भारत विश्व के पटल पर है कहां, उसको मैं समझाने में सफल हो पाऊंगा। दोस्तों, ये जो मैं लाइन को रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन विश्व में पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई इक्वेटर लाइन है या जीरो अक्षांशीय रेखा इसको कहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह रेखा जीरो अक्षांशीय रेखा है जिसे पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। दोस्तों, उसके बाद पृथ्वी जिस तरह से दो भागों में विभाजित होती है, एक पृथ्वी जो नीचे के अक्षांशीय, जिसे हम दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ऊपर के सभी अक्षांशों को उत्तरी गोलार्ध की संज्ञा हम देते हैं। दोस्तों, इसी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आपका भारत, जो कहीं से भी दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, देशांतर को भी मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं तो देशांतर जो ये बीच में जीरो लैंगिट्यूड लाइन के रूप में जानी जाती है, इसे जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को पूरब और पश्चिम के हिस्से के रूप में दो भागों में विभाजित करता है, जिसे हम इधर अर्थात पूरब के साइड के हिस्से को पूर्वी देशांतर रेखा वाले क्षेत्र कहते हैं और पश्चिम के साइड के हिस्से को पश्चिमी देशांतर रेखा के साइड को कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी बस मैं यहां आपको ये बता दूं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। स्पष्ट हो गया। भारत क्वेश्चन पूछता है किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस देशांतर में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। सिर्फ भारत को मैं इतना ही बताकर आगे बढ़ूं। जब आगे बढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि एक स्लाइड मैं यहां बनाया हूं, इसके बाद मैं विस्तृत भारत को बताने के लिए शुरुआत करूंगा। यहां पे आप देख लीजिए, फिर वही स्थिति कि एक भारत आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं यहां बताने के लिए सिर्फ आपको यहां इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपको कुछ चीजें ऐसी बतानी है जो भारत के संदर्भ में विश्व स्तरीय रूप से जानी और पहचानी जाती है। दोस्तों, ये भारत दुनिया में जो मैप आपके सामने दिख रहा है, उस दुनिया में 7 महाद्वीप हैं
जिसे उत्तरी अमेरिका यहां आपको कहते हैं हम, यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है, यह यूरोप दिखाई दे रहा है, यह अफ्रीका दिखाई दे रहा है, यह ऑस्ट्रेलिया है, और यह पूरा का पूरा एशिया के क्षेत्रफल को हम दिखा पा रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि एशिया के क्षेत्रफल को दिखाते हुए मैं आपको बताऊं कि एशिया के क्षेत्रफल को हम विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप के रूप में संज्ञा देते हैं। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी महाद्वीप में स्थित आपका भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और इस एशिया का दूसरा बड़ा देश है। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत के पास जो जनसंख्या है वह अभी फिलहाल चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, जबकि आपको यह भी बताते हुए मुझे कोई परहेज नहीं कि आज दुनिया में भारत को नंबर 1 की जनसंख्या के देश के रूप में जाना जा रहा है, लेकिन इसकी एथेंटिक गणना अभी नहीं हो पाई है, जिसके आधार पर अभी भी भारत को द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह भारत दुनिया का 7वां बड़ा क्षेत्रफल का आधारित देश होने के साथ एशिया में चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। इसे एशिया का दूसरा बड़ा देश के रूप में हम जानते हैं। यह एशिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में स्थित है, हालांकि इसको दक्षिण के क्षेत्रों में स्थित देश के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत से बड़े अगर कहीं देश हैं इस धरती पर तो सबसे बड़ा देश है रसिया, दूसरा बड़ा देश है कनाडा, तीसरा बड़ा देश है अमेरिका, चौथा बड़ा देश है चीन, पांचवा बड़ा देश है ब्राजील, छठवां बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत है। भारत से छोटे और 8वें क्रम का जब बात करते हैं तो अर्जेंटीना आता है, जो दक्षिणी अमेरिका का देश है। दोस्तों ये सिर्फ आपको एक औपचारिकता बताते हुए मैं आपको इस भारत को विस्तृत रूप में जब बताने का प्रयास कर रहा हूं तो ये आपको फिगर पहले ध्यान से देख लेना होगा। दोस्तों ये भारत का मैप है और यहीं से हमारी मूल क्लास शुरू होगी जब आप भारत के बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यह भारत दुनिया का, जिसे मैं बताया हूं 7वां सबसे बड़ा देश है, उस भारत की वर्तमान पहचान क्या है, या फिर किसी देश की वर्तमान पहचान को जानने के लिए पहले उस देश का सबसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के हिस्सेदारी को जान लेना होगा। तो दोस्तों इसके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के हिस्सेदारी को जानने के लिए मैं आपको बताऊं कि एक उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को इंडिकेट कर दूं पहले, अगर आप ना जान रहे हो तो ऊपर के हिस्से को उत्तर कहा जाता है, नीचे के हिस्से को दक्षिण कहा जाता है, इधर के हिस्से को पश्चिम कहा जाता है और इधर के हिस्से को पूर्व कहा जाता है। दोस्तों अब इसमें भारत का सबसे अंतिम पूर्व क्या है, अंतिम पश्चिम क्या है, अंतिम उत्तर क्या है, अंतिम दक्षिण क्या है, पहले ये जान लीजिए। तो भारत जहां आपको दिख रहा है यह भारत का सबसे मुख्य भारत का दक्षिणी हिस्सा है, और दक्षिणी हिस्सा किस अक्षांश को टच करता है तो आप यहां जान लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को टच करता है। दोस्तों उसी के साथ यह जो भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है जहां के बाद भारत समाप्त हो जाता है, यह किस अक्षांश को टच करता है तो 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश को टच करता है। दोस्तों अब बारी है पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को जानने के लिए। तो पश्चिमी हिस्से के रूप में जो यहां आप देख पा रहे हैं, इसको मैं अभी बता रहा हूं क्या नाम से जाना जा रहा है। यह पश्चिमी हिस्सा है, इसको किस देशांतर के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों इसे जाना जाता है 68 देशांतर 7 मिनट के रूप में जाना जाता है, पूर्वी देशांतर के रूप में। दोस्तों इसी के साथ भारत का सबसे पूर्वी जो हिस्सा है उसे किस रूप में जानते हैं तो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा जाना जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जब देशांतर और अक्षांश पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको और डिटेल बताने का मुझे मौका मिलेगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, किसी देश की किसी स्थान की गणना कैसे होती है, दुनिया में समय की गणना कैसे होती है, या दुनिया में पृथ्वी को मापने के लिए कौन से पैमाने और किस तरह के पैमाने का उपयोग किया जाता है, ये भी मैं अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि यह स्थिति जो भारत में आपको मैंने दर्शाया है वह किस नाम से अंतिम छोर के तौर पर जाना जाता है। तो मैं बता दूं कि भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा जिसको मैं बता रहा था 8 डिग्री 4 मिनट, यह कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी, जी हाँ दोस्तों, कन्याकुमारी पार्वती जी को कहा जाता है। आप जानते होंगे कन्याकुमारी के पास में ही भगवान राम बैठकर जब समुद्र को पार करने के लिए तपस्या कर रहे थे कि मुझे समुद्र रास्ता दे और मैं पार करके लंका जाऊं, रावण
के खिलाफ युद्ध करने के लिए, तो उस दौरान इसी स्थान पर भगवान राम बैठकर तपस्या किए थे 3 दिन तक, और वह धनुष कोडी के नाम से जाना जाता है, जो थोड़ा सा आगे चलकर एक द्वीप के रूप में आज भी हमारे बीच में विराजमान है। तो दोस्तों, ये कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। सबसे भारत का उत्तरी हिस्सा जो 37 डिग्री 6 मिनट की है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंदिरा कौल। दोस्तों, आप ध्यान से देंगे, इंदिरा कौल यह भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है, लद्दाख में है, और इसके उत्तर में भारत नहीं है, अर्थात यह भारत का सबसे अंतिम बिंदु है। दोस्तों, इसी के साथ सबसे पूर्व में भारत की क्या स्थिति है? तो सबसे पूर्व में जो भारत स्थित है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कीबीथू। दोस्तों, उसको कहते हैं कीबीथू। ये कीबीथू जो है अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश के अंज जिले में है, और अंज जिले का अंतिम क्षेत्र है जिसे कीबीथू के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का वह प्रदेश है जहां सबसे पहले सुबह होता है। अरुणा का मतलब होता है भोर। दोस्तों, भोर एकदम सुबह सुबह की पहली प्राथमिक दस्तक होती है, सूर्य अपने शुरुआत करने के रोशनी बिखेरने वाला होता है। दोस्तों, वही भारत का वह स्थान है जहां सुबह की दस्तक शुरू होती है, भोर की दस्तक शुरू होती है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होती है, अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। दोस्तों, इसी के साथ भारत का पश्चिमी हिस्सा जहां सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है, और वह भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, यह है गुजरात के गौरी मोती। दोस्तों, इसे गौरी मोती कहते हैं, और गौरी मोती गुजरात के कच्छ जिले के सर्किट क्षेत्र में स्थित है, जहां के बाद भारत की कोई भूमि नहीं मानी जाती है। दोस्तों, वह भूमि गुजरात में है। गुजरात भारत का सबसे पश्चिम में स्थित राज्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने चारों क्षेत्रों में स्थित भारत की अंतिम वह बिंदु को देखने का प्रयास किया जहां के बाद भारत की कोई गणना नहीं होती है। हालांकि दोस्तों, एक गणना मैं आपको यहां बता दूं, यह आपका है अंडमान निकोबार, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में स्थित एक स्थान है जिसको कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इसका अक्सर आपने नाम सुना होगा। दोस्तों, यह इंदिरा पॉइंट है, और यह दोस्तों इंदिरा जो पॉइंट है, यह भारत का सबसे सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों, इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सिकल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडोनेशिया के बिल्कुल करीब में है, अर्थात इससे इंडोनेशिया बहुत नजदीक पड़ता है, और यह भारत का सबसे अंतिम छोर माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप भारत का दूर सुदूर स्थित अंतिम छोर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिए। यहां भारत के मुख्य भूमि से टच नहीं है, यह 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी थोड़ा सा आपको ये जानकारी दे दूं कि भारत की जो वर्तमान परिस्थिति है, उसके हिसाब से भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, इसको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप यहां जान लीजिए कि भारत को अब जो अगली कड़ी के रूप में आप समझ रहे हैं, वो ये समझिए कि भारत की सीमाएं जो हैं, जो स्थलीय रूप में और जलीय रूप में हम जानते हैं, उसकी क्या स्थिति है। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप इस पर नजर रखेंगे कि यहां से मैं शुरू कर रहा हूं एक लाइन जिसको आप देख पा रहे हैं। ये लाइन के साथ आप भी अगर ध्यान लगाए रखेंगे तो आपको बहुत हद तक भारत के मैप के उस कटिंग के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जो भारत को बनाते समय आपको समझना पड़ता है कि भारत कहां से कहां तक का परिक्षेत्र और किस रूप में भारत को रास्ता या उसकी सीमाओं को जानने का मौका प्राप्त होता है। दोस्तों, ये भारत को मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, वो स्थलीय सीमा कहां तक है। दोस्तों, सिर्फ भारत की स्थलीय सीमा यही तक है। ये मेरी ब्लू कलर की लाइन बता रही है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, वह शुरू होती है गुजरात से और चली आती है बंगाल तक। यह उत्तर में स्थित भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं कि 15,200 किलोमीटर की भारत की स्थलीय सीमा है। मैं यहां यह भी बता दूं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें से भारत की कुछ हिस्सेदारी भारत के मुख्य भूभाग से जुड़ी हुई है
और कुछ द्वीपीय रूप में समुद्र या सागर में बिखरी हुई है। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया के 7 देशों से टच करती हुई चलती है। इसी के साथ दोस्तों यह आपको इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो क्षेत्र में डॉटेड जो कर रहा हूं ये भारत की, आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको भी मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ ये समझ लीजिए कि भारत की स्थलीय सीमा दक्षिण साइड में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मुख्य रूप से लगी हुई है। यही भारत की सीमा है जिसे हम जलीय सीमा या कोस्टल लाइन के रूप में जानते हैं। इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई, वह 6100 किलोमीटर है दोस्तों। 6100 किलोमीटर की कुल लंबाई है जो भारत की जलीय सीमा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसी के साथ अगर कुल जलीय सीमा के बारे में आपको पूछ दे तो 7516 किलोमीटर हो जाती है। आप यहां भी ध्यान देंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। जब 7516 किलोमीटर की सीमा के रूप में आप इसको जानते हैं, जलीय सीमा के रूप में, तो अंडमान निकोबार की भी दूरी माप ली जाती है, लक्षद्वीप की भी दूरी माप ली जाती है, और एक दो छोटे बड़े द्वीप भारत में कहीं भी हों उसकी भी जलीय द्वीपों जलीय दूरी को मापते हुए हम 7516 किलोमीटर कुल जलीय सीमा के रूप में भारत की जलीय सीमा को देखते हैं। दोस्तों यहां ये भी आप जान लीजिए कि भारत जो उत्तर से दक्षिण में, और यहां अगर आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, तो भारत की उत्तर और दक्षिण की लंबाई क्या है, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। तो भारत उत्तर से और दक्षिण में और पूरब से पश्चिम में इस तरह से विस्तृत है, जिसमें भारत चतुष्कोणीय स्थिति में भारत को देखेंगे, क्योंकि भारत 30 अक्षांश की उत्तर और दक्षिण के रूप में भी विस्तृत है और लगभग 30 देशांतर पूरब से पश्चिम के रूप में भी विस्तृत है। इस तरह से भारत लगभग 30 अक्षांश और 30 देशांतर लगभग मैं बता रहा हूं के रूप में विस्तृत होने के साथ भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर लंबा है और भारत पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर लंबा है। अर्थात दोस्तों लगभग लगभग बराबर है। तो दोस्तों यहां पे ये आपने देखा। अब आपको ये बताने का मैं प्रयास करूंगा कि भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगा हुआ है। तो यहां आपको मैं चीजों को स्लाइड करते हुए फिर से एक बार उस भारत को ही आप देखने का प्रयास करेंगे जो भारत बिल्कुल प्रारंभ में आपने देखा था। और यहां पे मैं आपको बता दूं, इस भारत में जो स्थलीय सीमा है वह पाकिस्तान से लगा हुआ है, अफगानिस्तान से लगा हुआ है, चीन से लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है, भूटान से लगा हुआ है, म्यांमार से लगा हुआ है और बांग्लादेश से लगा हुआ है। दोस्तों दुनिया के 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें से एक अफगानिस्तान की क्या विशेषता है वो भी मैं आपको बताने जाऊंगा। दोस्तों यहां पे देख लीजिए, अब आपको बता रहा हूं कि इस 15,200 किलोमीटर की सीमा में भारत की क्या क्या पोजीशन है। यहाँ 7 देश के बारे में आप देख लिए, जिसमें उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, नेपाल है और भूटान है, पूरब में म्यांमार है और पूरब और दक्षिण में आपका बांग्लादेश की सीमा लगती है। दोस्तों भारत की यहाँ जलीय रूप से देख लीजिए, तो जलीय रूप से भारत को देखा जाए तो भारत 9 राज्यों से जलीय रूप से प्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है। इसमें कौन सा राज्य है, इसमें आप गुजरात देख सकते हैं, इसमें महाराष्ट्र देख सकते हैं, गोवा देखेंगे, कर्नाटक देखेंगे, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये ऐसे 9 राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा को बनाते हैं। इसमें आपको बता दूं दोस्तों कि इस 9 राज्यों में से गुजरात सबसे लंबा जलीय सीमा बनाने वाला प्रदेश है। गुजरात की जलीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला प्रदेश बनता है। लेकिन इसी के साथ बताऊं कि सबसे छोटी जलीय सीमा वाला प्रदेश कौन सी है, तो वह है गोवा। गोवा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं,
गोवा सबसे छोटा जलीय सीमा इसका है और पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे छोटा जलीय सीमा है। ये आप नोट करते जाएंगे। गोवा दोस्तों देश का सबसे छोटा राज्य भी है और देश की सबसे छोटी जलीय सीमा भी निर्मित करती है, बनाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि 9 राज्यों में से सर्वाधिक लंबी तटीय प्रदेश गुजरात की है, दूसरी सबसे लंबी तटीय प्रदेश आंध्र प्रदेश की है, जबकि सबसे छोटी तटीय प्रदेश के रूप में गोवा है और दूसरी सबसे छोटी तटीय प्रदेश के रूप में पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत के साथ स्थलीय रूप से लगे हुए हैं, पहले उसको भी मैं आपको दिखा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पे आप भारत के पहला पाकिस्तान के साथ लगने वाले सीमा को आप देख लीजिए। तो गुजरात के तट यानी कच्छ के क्षेत्रों से शुरू होता है पाकिस्तान की यह लंबी सीमा और आपको यहाँ पे आकर लद्दाख में समाप्त हो जाता है। दोस्तों यहीं तक पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। मैं आगे आपको बता दूं कि इसी में चीन की सीमा कहां तक लगती है, इसी लद्दाख से शुरू होती है और चीन की सीमा लद्दाख से होते हुए आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जाकर समाप्त होती है। फिर यह नेपाल के साथ सीमा लगाती है, भारत के साथ कोई सीमा नहीं है। फिर यहाँ हमारा सिक्किम के साथ थोड़ा सा चीन का सीमा लगता है। फिर हमारी कोई सीमा नहीं है, भूटान के साथ सीमा है और फिर हमारे भूटान को पार करने के बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ सिक्किम की सीमा, चीन की सीमा हम देख पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख पाते हैं कि लगभग लगभग यहाँ तक चीन की सीमा लगी हुई है, चीन की सीमा यहाँ तक लगी हुई है। दोस्तों अब आपको बता दूं कि अब चीन के बाद फिर अगर नेपाल की सीमा की बात करें तो नेपाल की सीमा को हम देख पाते हैं और नेपाल की सीमा को देखने के लिए हम यहाँ पे उत्तराखंड से प्रारंभ करते हैं और ये है नेपाल की सीमा जो भारत के साथ लगी हुई है और ये सिक्किम तक पहुंचती है। अब भूटान की सीमा की बात करते हो दोस्तों, तो भूटान की सीमा क्या कहती है? भूटान की सीमा यहाँ पे देख लीजिए, भूटान की सीमा इस तरह से भारत के साथ जुड़ती है और ये भूटान की सीमा है। मैं अभी बता दे रहा हूँ किसकी सीमा कितनी किलोमीटर है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब आप म्यांमार की सीमा देखते हैं दोस्तों, तो म्यांमार की सीमा आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लगभग अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सीमा शुरू होती है और ये म्यांमार की सीमा आपके यहाँ तक पहुंचती है, अर्थात मिजोरम तक पहुंची है। अब लास्ट में आप देखेंगे कि लास्ट में आपको दिख रहा होगा, लास्ट में आप देख लीजिए, लास्ट में जो सीमा है यह बांग्लादेश के साथ है और ये भी मिजोरम से शुरू होकर त्रिपुरा होते हुए असम और मेघालय के साथ सीमा बनाते हुए वेस्ट बंगाल को टच करते हुए ये बंगाल की खाड़ी तक ये सीमा पहुंचती है। दोस्तों इस प्रकार से 7 देशों की सीमा जो स्थलीय सीमा भारत से लगती है वो आपको मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। अब आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं कि सबसे लंबी सीमा किसकी है। तो दोस्तों सबसे लंबी सीमा भारत की जो स्थलीय रूप से लगी हुई है वो है आपका बांग्लादेश के साथ। दोस्तों बांग्लादेश भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है उसकी सीमा काफी टेढ़ी सीधी होने के साथ यह भारत की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश है जो बांग्लादेश पहले नंबर पर आपको रखते हैं। 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ नंबर 1 पे है। याद करने के लिए बस ये जान लीजिए कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और पश्चिम बंगाल के साथ उसके बहुत सारे कल्चरल और भाषाई संबंध है। दोस्तों मैं बता दूं कि जैसा बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है वैसे हमारे वहाँ पश्चिम बंगाल में भी बंगाली भाषा बोली जाती है। लंबी सीमा के साथ दोनों देशों के बीच काफ़ी कल्चरल संबंध भी है दोनों देशों के बीच में, और भारत से अलग होने के साथ उसकी कई प्रकार की सीमाएं भारत से सटी हुई है और वह नंबर 1 पे है। नंबर 1 की सबसे अधिक स्थलीय सीमा वाला भारत का पड़ोसी देश है, ये आपको याद रखना होगा। दूसरे नंबर पर सबसे इंटरेस्टेड है और दूसरे नंबर पर हम देख पा रहे हैं जो चीन की सीमा है जो 3 जगह बटी हुई है, एक उत्तर की तरफ, एक मध्य की तरफ, एक पूरब की तरफ। यह चीन दूसरे नंबर पे है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीन आपको दूसरे नंबर पर दिखाई देगा और ये चीन जो दूसरे नंबर पर है दोस्तों यह 3428 किलोमीटर की। इसकी विशेषता ये कैसे याद होगा, चीन भले ही लंबी दूरी तक दिखता है लेकिन यह दूसरे नंबर का सबसे लंबी सीमा लगाने वाला पड़ोसी हमारा देश है और चीन 2 नंबर का माल बनाता है, इसलिए चीन दूसरे नंबर पे है। ये दिमाग में रखने वाली बात मैं बता रहा हूं। चीन को आप दूसरे नंबर पे इस तरह से रखेंगे कि चीन
दुनिया भर में 2 नंबर की माल बनाने के लिए जाना जाता है और भारत साथ दूसरा सबसे लंबी पड़ोसी के रूप में सीमा साझा करता है। दोस्तों तीसरे की बारी आती है, तो तीसरे में बता दूं, तीसरा पाकिस्तान है। ये भी काफी खूंखार है भारत के लिए। 3323 किलोमीटर की लंबी सीमा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को याद करने के लिए 3 और 13 का रिश्ता हमेशा पाकिस्तान के साथ बना रहता है, अर्थात पाकिस्तान हमारे खिलाफ लगातार तिकड़मबाजी में बना रहता है। और यह हमारे से अलग होने के साथ पाकिस्तान मेरा ऐसा भाईजान है जो कट्टर हमारे लिए बेईमान है। दोस्तों पाकिस्तान 3 नंबर पर रहता है, ये आपको याद रखना होगा और हमेशा से याद रखना होगा, क्योंकि इस तरह के टॉप 3 के पोजीशन में कई बार प्रश्न बने हैं। दोस्तों अगला मैं देखूं तो अगला आपका नेपाल दिखता है, और नेपाल तो मेरा भाई हमेशा से मेरे साथ खड़ा रहता है। 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा के साथ नेपाल चौथे नंबर पर आता है। जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारे साथ साझा करते हैं उसमें नेपाल चौथे नंबर पे है। हालांकि पौराणिक से हमारे वहाँ नेपाल के साथ एक अच्छा रिश्ता रहा है। हमारे वहाँ सांस्कृतिक, सनातनी और कई तरह के संबंध नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि वर्तमान कुछ दिनों में काला पानी से लेकर कुछ छोटे छोटे हिस्सों को लेकर हम और नेपाल के बीच में थोड़े से विवाद हैं, लेकिन फिर भी हमारे संबंधों को खराब करने के लिए वो विवाद मजबूत नहीं है। हमारे संबंध बहुत मजबूत है। दोस्तों अब जानेंगे कि नेपाल जो चौथे नंबर पे है उसकी क्या पोजीशन है। तो आपको यह बता दूं कि नेपाल ऊपर 3 सबसे बड़े हैं नेपाल के, और नेपाल से 3 नीचे छोटे हैं। नेपाल चौथे नंबर पे आता है। दोस्तों त्रेता युग में बात करूं तो त्रेता युग में भगवान राम जब नेपाल जनकपुर में गए थे, जब माँ सीता के लिए धनुष तोड़ने का एक कार्यक्रम स्वयंवर की रचना की गई थी, उसी दौरान ये तय किया गया था कि जो धनुष को तोड़ेगा राजा जनक की तरफ से यह घोषित थी, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। बड़े बड़े वीर लोग आए और कोई धनुष को तोड़ने की बात छोड़ दीजिए, धनुष को हिला तक नहीं सका। उसी बीच में भगवान राम बैठे हुए थे, और उनको जब इजाजत मिली धनुष उठाने और तोड़ने के लिए, तो भगवान राम जैसे ही उस धनुष को तोड़े, जैसे उस धनुष को उठाए, धनुष खंड विखंड हो गई, और उसी के साथ माँ सीता का विवाह राम के साथ तय हो गया। लेकिन यह संयोग रहा कि उनके साथ जो 4 भाई थे, उन 4 भाइयों का भी नेपाल में ही विवाह करा दिया गया। तो दोस्तों उस हिसाब से भी आप याद रखेंगे कि नेपाल में चौथे नंबर पर नेपाल रहता है, वो भी आपको याद रखना होगा। अब आती है बात म्यांमार की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लेंगे म्यांमार 5वें नंबर पे है। अगर अफगानिस्तान को आप डायरेक्ट सीमा न लगते हुए बताएंगे तो इनडायरेक्ट सीमा लगते हुए बताएंगे, और इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि नेपाल अफगानिस्तान को हटा देंगे तो भूटान सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ आपको समझा दूं, बांग्लादेश सबसे बड़ा, ऊपर भूटान है सबसे छोटा, यानी बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, भूटान की सीमा सबसे छोटी है। नेपाल को चौथे नंबर पर रख ही दिए हैं, तो 5वें नंबर पर म्यांमार आ जाएगा। दोस्तों म्यांमार 5वें नंबर पे है और पूर्व में है। याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी होने के साथ म्यांमार 5वें नंबर पे है और भारत के पूरब में स्थित है। लगभग एग्जैक्ट पूरब में होने के नाते म्यांमार को 5वें नंबर पे याद रखेंगे। जब म्यांमार 5वें नंबर पे आ गया तो भूटान को 6वें नंबर पे ही रखेंगे। और भूटान के साथ भी रिश्ते के रूप में आपको बता दूं कि भूटान के साथ भी एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही अकाट्य रिश्ता है। जैसा नेपाल के साथ है वैसा ही भूटान के साथ है। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें नेपाल और भूटान के सबसे अच्छे रिश्ते अगर हैं तो निश्चित तौर पे भारत के साथ माने जाएंगे। जैसा कि मैं नेपाल के रिश्तों के बारे में बता दिया हूँ, यहाँ नेपाल में भारत और नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है। कभी भी आप नेपाली लोग भारत में आ सकते हैं और भारत के लोग नेपाल में जा सकते हैं बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के। ठीक उसी प्रकार से हमारा ओपन बॉर्डर भूटान के साथ भी बनता है। भूटान के लोग भी हमारे वहाँ इजिली आ सकते हैं और हम लोग भी भूटान यात्रा पे जा सकते हैं। अब जब 6वें नंबर पे आपका भूटान है तो 7वें नंबर पे आपका अफगानिस्तान है। और 7वें नंबर पे अफगानिस्तान की जो कहानी है वो सबसे अलग है, इसलिए कि अफगानिस्तान भले ही हमारा पड़ोसी देश के रूप में हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ से ऊपर हमारे पास यह भारत नहीं है। और यह भारत नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि इससे ऊपर यह भारत पाकिस्तान के पास है, जिसका नाम आप पीओके के रूप में जानते हैं, बाल्टिस्तान के रूप में जानते हैं। वह
भारत का किसी समय में हिस्सा था, लेकिन पीओके 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए तो पीओके के साथ एक ऐसा मसला हुआ जिसमें पीओके हमसे छीन गया। इसका इतिहास मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ जान लीजिए, जब पीओके हमारे साथ होगा तब अफगानिस्तान के साथ मेरी सीधी सीमा जुड़ पाएगी। लेकिन फिर भी भारत के गृह मंत्रालय इस मैप को जारी किया है, जो भारत का एथेंटिक मैप माना जाता है। तो इस मैप के हिसाब से आज हम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, और इस तरह से यदि यह सही है तो अफगानिस्तान हमारा सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला स्थलीय देश है, जो हमसे सीधे लगा हुआ है, और इसकी सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर होने के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा वाला देश अफगानिस्तान और सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश बांग्लादेश है। दोस्तों, यह भी एक इतिहास को आप जानेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि जलीय सीमा के रूप में पहले आपको साझा कर दिया हूँ कि जलीय सीमा के तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये ऐसे राज्य हैं जो पश्चिम के हिस्से को दर्शाते हैं, और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी हिस्से के रूप में दर्शाते हैं। बताया हूँ 9 राज्यों के रूप में आपको बताया हूँ, लेकिन आगे इसकी बड़ी कहानी मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ भारत के इस मैप को ध्यान दीजिए। इस मैप को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि जलीय सीमा के बारे में और जलीय सीमा के संबंध में अब जो जानकारी देने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही सेंसिटिव जानकारी है। दोस्तों, सेंसिटिव इसलिए कि शायद बहुत सारे जगहों पे वो चीज़ नहीं बताया जाता है जो मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये भारत का और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक मैप लेकर आया हूं, जहां पे आप भारत के साथ लगने वाले जो जलीय सीमा है वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ कच्छ की खाड़ी है, यहाँ खंभात की खाड़ी है, ये पूरा अरब सागर है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पाक की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे ये आपका अंडमान की खाड़ी है। तो दोस्तों, इस तरह से खाड़ियों को और सागरों को मैं दर्शाते हुए पूरा हिंद महासागर का मैप है जो पीछे नीचे के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। ये विस्तृत जलीय क्षेत्र हिंद महासागर का बड़ा जलीय क्षेत्र माना जाता है। अब देखेंगे कि भारत के साथ कितने ऐसे देश हैं जो जलीय रूप से भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें बहुत लोगों ने सिर्फ मालदीव को बताया है और श्रीलंका को बताया है। मैं भी बता दे रहा हूं कि मालदीव और श्रीलंका दो ऐसे द्वीपीय देश हैं जिनका भारत के साथ सीमा है। इसमें सबसे नजदीक, दोस्तों यहाँ सबसे नजदीक इस श्रीलंका को आप देख पा रहे हैं, इस श्रीलंका के साथ भारत की सीमा साझा होती है। सबसे नजदीक से जलीय रूप से लगने वाला देश कोई है तो वो श्रीलंका है। लगभग 54 से 55 किलोमीटर दूर ही है सिर्फ श्रीलंका हमसे। इस तरह से दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो मालदीव की स्थिति आती है। दोस्तों, मालदीव हमारा दूसरा सबसे दूर स्थित जलीय सीमा वाला पड़ोसी देश है, और मैं बता दूं कि मालदीव की जो सीमा सबसे नजदीक से लगती है हमारे लक्षद्वीप से लगती है, और लक्षद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है और मालदीव का जो उत्तरी हिस्सा है वह 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा से विभाजित होता है। दोस्तों, यहां मैं बता दूं आपको कि ये तो दो देश हो गए। अगर मैं द्वीपीय देश के साथ अगर अंडमान निकोबार को साझा करते हुए मैं यहां बताने का प्रयास करूं तो हमारा अंडमान निकोबार इंडोनेशिया से बिल्कुल नजदीक है। दोस्तों, यहां बता दूं कि इंडोनेशिया से बिल्कुल हमारा ये इंडोनेशिया का जकार्ता द्वीप है और यहाँ हमारा इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट और जकार्ता के बीच में अगर दूरी रखूं तो ये मालदीव से कम दूरी पड़ती है, अर्थात श्रीलंका के बाद सबसे नजदीकी द्वीपीय देश हमारा इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पे मालदीव है। लेकिन सिर्फ ये 3 ही देश नहीं है जो हमारे साथ जलीय रूप से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि स्थलीय रूप से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या अगर 7 है, तो फिर मैं आपको जलीय रूप से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या बताऊं तो उनकी भी संख्या 7 है। वो कैसे है? 3 देश आपने यहां देख लिया, एक देश को आप श्रीलंका के रूप में देख रहे हैं, दूसरे देश के रूप में आप मालदीव के रूप में देख रहे हैं, मालदीव के रूप में। तीसरा देश आपका इंडोनेशिया है, और दोस्तों यहां पे देख लीजिए कि बांग्लादेश भारत के साथ स्थलीय सीमा भी साझा करता है और जलीय सीमा भी साझा करता है। तो एक बांग्लादेश यहां हो तो बता दूं कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी साझा करता है और जलीय सीमा भी साझा करता है। तो ये है आपका बांग्लादेश।
और दोस्तों बांग्लादेश के बाद अगर पाकिस्तान की बारी आती है तो पाकिस्तान के साथ भी यही स्थिति है। पाकिस्तान भारत में स्थलीय सीमा भी साझा करता है और जलीय सीमा भी साझा करता है। तो आप ये देखें, अब देखेंगे दो, तो म्यांमार के साथ देख लीजिए। तो दोस्तों म्यांमार की स्थिति भी लगभग लगभग वही है, क्योंकि म्यांमार भी भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और जलीय सीमा भी साझा करता है। इसको आप देख लेंगे तो म्यांमार देख लीजिए दोस्तों, ये म्यांमार भी है जो जलीय सीमा भी साझा कर रहा है और स्थलीय सीमा भी साझा कर रहा है। इसके साथ दोस्तों थाईलैंड, थाईलैंड को आप यहां से देख पा रहे हैं, ये मैप जो है यहां से लेकर यहां तक थाईलैंड को दिखाया गया है। और थाईलैंड भारत के अंडमान निकोबार के बेहद नजदीक है, अंडमान सागर से सटा हुआ है। तो इस तरह से थाईलैंड भी हमारा जलीय सीमा साझा करने वाला एक देश है। यहां पर मैं दे रहा हूं थाईलैंड। तो अब देशों की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, अर्थात दोस्तों 7 ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत के साथ जलीय रूप से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जान लीजिए कि बांग्लादेश के साथ आज मेरा काफी नाजुक दौर से हमारे रिश्ते गुजर रहे हैं। शेख हसीना जी जो इस समय भारत में निर्वासित जिंदगी जी रही हैं, क्योंकि पता होगा आप सबको प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश में कई वर्षों से शासन कर रही थी, लेकिन वहां के उपद्रवियों ने उन्हें बांग्लादेश से खदेड़ दिया है। एज ए प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए खदेड़ दिया गया था। वहां पे अस्थायी सरकार गठित हुई है, लेकिन जब से अस्थायी सरकार गठित हुई है वहां पे लगातार उपद्रवियों ने बांग्लादेश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया है जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच में अक्सर झड़प होते हुए हम देख पा रहे हैं। और इसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते हमारे खराब चल रहे हैं। तो उस स्थिति में भी बांग्लादेश हमारे साथ लंबी सीमा साझा करता है। और अब मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश किसी देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है तो सिर्फ मेरे साथ और म्यांमार के साथ, अर्थात भारत के साथ और म्यांमार के साथ, दो ही देश उसके स्थलीय रूप से सीमा साझा करने वाले देश हैं। अब आपने इतना जानने के बाद यह जान लिया होगा कि जहां स्थलीय रूप से 7 देश लगते हैं, वहीं जलीय रूप से भारत के साथ भी 7 देश लगे हुए हैं। अब आपको यहां देखने को मिलेगा कि अब हम जैसे कि 28 राज्य की मैंने अभी बताया कि 28 राज्य हैं भारत में, तो अब केंद्र शासित प्रदेश को भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश की भारत में क्या स्थिति है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात बताऊं तो पहले 31 अक्टूबर सन 2019 से पहले भारत के पास 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन जब इसके बाद 2 अन्य केंद्र शासित प्रदेश को बढ़ाए गए, इसमें से जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर उसी को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख है। दोस्तों तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। लेकिन दोस्तों फिर एक भारत सरकार ने फैसला लिया 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव, जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते थे, उनको इसी दिन एक साथ जोड़कर भारत में पुनः केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या एक घटाकर और 8 कर दी गई थी। अब वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, आपको मैं बताऊं कि मैं एक लाइन खींच रहा हूं भारत के लगभग लगभग बीचों बीच से। यह लाइन के ठीक ऊपर आप नजर डालेंगे तो आपको एक चंडीगढ़ दिखाई देगा, एक जम्मू और कश्मीर दिखाई देगा, एक दिल्ली दिखाई देगा और एक लद्दाख दिखाई देगा। दोस्तों ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और चंडीगढ़ है और दिल्ली है। दोस्तों ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारे आधे भारत के ऊपर स्थित हैं, जो अस्थलीय रूप से सिर्फ जुड़े हुए हैं, उसकी कोई जलीय सीमा नहीं बनती है। दोस्तों 4 और जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आधे भारत के नीचे, अर्थात 4 ऐसे आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन चारों का थोड़ा बहुत जुड़ाव जल से अवश्य मिलेगा। इसमें से आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर हवेली है। दूसरा जो है आपका यहाँ लक्षद्वीप है। दोस्तों ये लक्षद्वीप को आप देख पा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तीसरा जो है पौंडीचेरी है और पौंडीचेरी का 4 जिले हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, और एक और यहाँ होने के साथ एक केरल में है, अर्थात इसका भी जुड़ाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जल से है। और चौथा जो है जल से अंडमान निकोबार है, जो कंप्लीटली इसकी सीमाएं जल से जुड़ी हुई हैं। तो 4 ऐसे जल से भी लगी हुई है केंद्र शासित प्रदेश और 4 बिना जलीय सीमा से लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से इनकी संख्या होकर
8 होती है। दोस्तों इस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी मैं जानकारी और डिटेल आपको देने का प्रयास करूंगा जब राज्य के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ये जान लीजिए कि भारत का सबसे जो बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रीय दृष्टिकोण से वह लद्दाख है, और सबसे छोटा जो अब केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है, क्योंकि लक्षद्वीप की जो क्षेत्रफल है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर की लगभग है और लद्दाख 8000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है। लेकिन पहले अर्थात 2020 से पहले दमन दीव भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पे आप आ जाइए इस चीज़ को जानने के लिए, और यहाँ पे सीधे आपको बताते हुए मैं यह अंतिम रूप से क्लास को रखूँगा जब आप जो भी जाने हैं वो बेहद मेरे तरफ से अभी केवल सामान्य सी बातों को बताया गया है। दोस्तों मैं यकीन मानिए आपको जिस तरह से मैप को समझाऊंगा वह मैप अपने आप में एक बेहतरीन नॉलेज को प्रस्तुत करेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसके बाद वाली वीडियो में भारत के भीतर जितने राज्य स्थित हैं उन राज्यों की अपनी एक दूसरे के साथ सीमा क्या है और किसके साथ एक दूसरे की सीमा बनती है, तथा भारत के राज्य किन अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं उसे भी मैं साझा करूंगा। और जलीय रूप से भारत के राज्यों की स्थितियां क्या है या कौन ऐसे राज्य भी हैं जिनके पास न जलीय सीमा की कोई स्थिति है न स्थलीय सीमा की स्थिति है, अर्थात स्थल रूढ़ स्थितियां हैं। जबकि मैं पूर्वोत्तर भारत को भी बहुत डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये 7 सिस्टर जो स्टेट हैं भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्या क्या इनकी विविधता और विशेषता है, उसको मैं परिभाषित करूंगा। दोस्तों आपके लिए छोटा सा ये मेरा परिचय था जो मैप के रूप में आपको मैं दर्शा रहा था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप अगर अच्छे से समझ पाए होंगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो में किसी प्रकार के सुझाव और चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।